व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन हम दोनों आज कुछ एम्प्टी हेडेड से है, मुझे लगता है। बहुत ज्यादा हमने कोई कंटेंट प्रिपेयर भी नहीं किया एज यूजुअल, बिकॉज वी डिसाइडेड कि जैसे जैसे बात आती जाएगी वैसे वैसे हम आपसे बातें भी करते रहेंगे और आपस में भी अपनी जो गुफ्तगू होती है उसको वीव करेंगे। अच्छा महेश जी, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। हम एक बड़े डिलेमा से गुजरते हैं, रोजाना ही शायद गुजरते हैं और एट लार्ज भी बहुत ज्यादा गुजरते रहते हैं। वो है जब होलियर देन दाओ, आई एम मोर confined within the range of morality, whereas आप तो डंप है, आपको तो मुझे डिस्कार्ड कर देना चाहिए बिकॉज यू स्टैंड नो वेयर, यू आर ए नो बडी। ये जो सेंस ऑफ मोरालिटी है, ये कहाँ कहाँ हमें बांध देती है, कहाँ कहाँ हमें लूज छोड़ देती है। बिकॉज व्हाट आई ऑब्जर्व कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी दे आर कॉमन बिकॉज वो ह्यूमन ट्रेट्स हैं। मुझे जो बात बहुत पिंच करती है, वो पिंच करती है किसी इंसान का झूठा होना, किसी इंसान का जजमेंटल होना, किसी इंसान का मायोपिक होना, अपनी बात से कह के फिर जाना, अपने वादे को पूरा ना करना। आई मीन देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट एंड आई कैन कीप हार्पिंग ऑन इट टिल द सनसेट्स। तो आप हाउ डू यू टेक दिस सब्जेक्ट, टॉपिक, व्हाटएवर? अब देखो ना, कैसे क्या लेना है, ये तो मतलब हम लोग से रोजाना की जिंदगी में दो चार तो होते ही हैं अपने आसपास, चाहे हमारे रिश्ते हों या हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स हों या जाती रिश्ते, जिन लोगों से भी हमारे ताल्लुकात बनते हैं। आप देखिए कि ये चीजें तो भरमार लगी रहती है इनकी। और जहां तक इसकी बात की जाए, मोरालिटी, आपने बड़ी सही बात कही। मोरालिटी अपने आप में देखा जाए तो फंडामेंटली तो यूनिवर्सल है भाई। देखें ना, चोरी करना आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो गलत है। किसी को धोखा देना आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो हर जगह गलत है। ये यूनिवर्सल वैल्यूज है ना। या कि चीट करना, आप रिलेशंस में चीट करना, अगेन वो भी कोई मोरालिटी उसको सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। प्रोबेबली जहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो मोरालिटी का फर्क नहीं पड़ता है, वो फर्क पड़ता है जगहों के हिसाब से वैल्यूज का। शायद वैल्यूज का जो है वो फर्क तो आता है जब हम अपने बॉर्डर से इधर उधर होते हैं दुनिया में कहीं भी। लेकिन मोरालिटीज जो है उन पर जो है ना, कोई नहीं, मैंने काट दिया है तो वो मैं जस्ट एक सेकंड में इसको ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें ये इशू जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे मोरालिटी को में जो है ये चीजें, वैल्यू को और मोरालिटी को थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो दिस इज वेयर आई बिलीव द डिफरेंशिएशन लाइज। बाकी तो जो मोरल यूरोप में है, जो मोरल, बल्कि कई बार मुझे पता क्या लगता है, आप देखेंगे मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो वेस्ट में, जिनको हम बड़ा ओपन माइंडेड और लिबरल समझते हैं, दरअसल वो लोग मोरालिटी को कहीं ज्यादा बड़े कंजर्वेटिव तरीके से पकड़ के रखते हैं, बजाय कि हम लोगों के जैसे। वेल, अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, याद कीजिए बिल क्लिंटन का मोनिका लेविंस्की वाला केस। तो उस आदमी को आप देखिए कि बाकायदा पार्लियामेंट में लाकर या वहां की कांग्रेस में लाकर और इम्पीचमेंट तक की हालत आ गई। जबकि हम मानते क्या है कि सब आउट ऑफ मैरिज वेस्ट में तो नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। जैसे ही वो पब्लिक स्फीयर में आता है तो वो हमसे कहीं ज्यादा इन चीजों को वैल्यू देने लग जाते हैं और उनको गार्ड करते हैं इन वैल्यूज को। और या इसको आप मोरालिटी के सेंस में देखें तो भी मतलब मोरालिटी ही है उस तरह से। या कि मगर हमारे यहाँ आप देखिए तो, अब मैं क्या एग्जांपल दूं कि चलिए अपने नजदीक हाल ही का एक किस्सा देख लेते हैं। हमारे इमरान भाई, जो इमरान खान साहब की, वो तीसरी शादी करते हैं और तीसरी शादी करके वो जो पहले हस्बैंड से जो बच्चे हैं वो भी मेरे हैं, वो दूसरे हस्बैंड के भी हैं। जो वाइफ है वो मेरे पासपोर्ट में आ गई है, लेकिन मैं उसकी वाइफ के पासपोर्ट पे नहीं गया हूँ। और वो
उसके आधे बच्चे मेरे हो गए, आधे नहीं हुए, मेरे बच्चे उसके नहीं है लेकिन उसके वाले मेरे हैं, इट्स क्रेजी, अब मुझे नहीं मालूम कि इसको मैं किसी की मोरालिटी से जोड़ूं, वैल्यूज से जोड़ूं, इस्लामियात इसमें क्या कहती हैं नहीं कहती हैं, अल्लाह जाने, पर वो it's a jungle out there, when it comes to the values and the moralities, it's a jungle out there. You have to pick up your own stuff and guard it for yourself. वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बड़ा एक पैरेलल जो ड्रॉ किया वेस्टर्न और ईस्टर्न वैल्यूज, तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर इमोरल प्रैक्टिसेस। मतलब एक बहुत वाइड रेंज जब हम मोरालिटी की डिटरमिन करते हैं तो फिर जो उसके अगेंस्ट चीज होती है उसको हम कहते हैं दिस इज इमोरालिटी, राइट? अच्छा, वी समटाइम्स डू इट ऑन पर्पस नोइंग we are being immoral in this practice, whatever, and sometimes without knowing, क्योंकि what I've felt is कि जो भी believer हो, जिसका भी faith जैसा भी हो, वो कहते हैं कि the creator is unseen. So when the creator is unseen, तो फिर उसका fear भी नहीं है। fear मेरा ख्याल है जब उस वक्त when you are monitored, when you feel that you're answerable to someone either around you or not even around, but अपनी सेल्फ मोरालिटी जब आप अपने कॉन्शियंस का चेक अपने ऊपर डाल दें, मीनिंग जब आप अकाउंटेबल समझें, तो शायद आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं, आपने इमोरल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं करना। लेकिन आपने जो भी एग्जांपल दी महेश, हमने देखा है, हिस्टोरिकली भी देखा है, आजकल के कंटेम्पररी वर्ल्ड में भी हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारा स्टैंडर्ड उनके लिए वाकई, जैसे आपने राइटली सो उसको आइडेंटिफाई किया, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर इम्पेल्ड है या ये हमने इसको उसी आर्ग्यूमेंट से डिराइव किया है कि नहीं, मैं चाहे कैसा भी हूं मगर मेरा लीडर परफेक्शन की लेवल पर होना चाहिए। ये जो हमारी चाहत है, ये कहां से आती है? प्रोबेबली इस बात से कि हमारे मन में कहीं ना कहीं एक आइडियल पिक्चर होती है, हम एक मसाया को कहीं ना कहीं पिक्चर कर रहे होते हैं, और फिर हमें ये लगता है कि वो मसाया तो परफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसको तो आप लिटरली वर्शिप करने के हालत में हैं। अब वर्शिप कोट एंड कोट, तो वो आप तो फिर परफेक्शन को आप डिफाइन करने जाते हैं ना। जैसे ही परफेक्शन को आप डिफाइन करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें कोई खामी देखने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जैसा आपने कहा, तमाम मोरालिटी, तमाम वैल्यूज, तमाम प्रैक्टिसेस के जो गार्ड हैं वो तो आप खुद हैं ना। जब आप खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और कहते हैं नहीं यार, वन डे आई एम आंसरेबल टू दैट अनसीन जो क्रिएटर है। अगर आप उसी का डर भी बांध लेते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो रिलीजन की जरूरत ही है हमारी जिंदगी में। अगर इस डर को निकाला जाए तो दरअसल तो हमारे इस अनसीन क्रिएटर का जो डर है वही तो हमें मोरल बनाता है कि भाई वी आर आंसरेबल टू हिम, आई डोंट नो द जेंडर ऑफ द गॉड बट देन व्हाटएवर इट इज। तो मैं मतलब इसी प्रैक्टिस को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर उसको ही छोड़ दिया जाए तो देखें ना, जस्टिफिकेशन तो इस ह्यूमन लाइफ में एक चोर के होने का भी है, एक मर्डर के होने का भी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो डेस्टिनी के किसी न किसी पर्पस को सर्व कर रहा है। अगर सारी दुनिया, तमाम कायनात को उस ऊपर वाले ने बनाया है तो ये इस जहनियत को देने वाला तो वही है, और अगर इस जहनियत को देने वाला वो है तो तमाम चीजों का जस्टिफिकेशन भी उसी के पास है। तो अपन तो फालतू में ही मारे मरे जा रहे हैं। अगर सारी चीजें, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा एक क्रिएटर है, हमारा एक प्रिजर्वर है और हमारा एक डिस्ट्रॉयर है जो हमको हमारे तमाम कामों की सजा देता है, तो ये हमारी अदालतें कर रही हम तो फिर टूल ही हुए ना उसके हाथों में। तो ये that is why I said, the moment we start talking about morality and values and practices, we get into a jungle जहां पर सही गलत की डेफिनेशन को आपको कहीं ना कहीं जैसे आजकल बड़ी बात चल रही है, हम जब रेफरेंस लेते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी से कि भाई सही गलत एक तरफ, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कीजिए,
जिसको जो दिया गया है। अब इसी चीज को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिलीजियस बुक मान लीजिए, तो आप देखिए तमाम चीजें कैसे और डिफाइन होने लग जाती हैं। मगर फिर आपको इनके बीच का एक पैरेलल ढूंढना पड़ता है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन भी है लेकिन रिलीजन भी है, और इनके बीच जो धागे हैं, जो चीजें हम जोड़ रही हैं, उनका क्या। तो क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, हार्डली एनी आंसर्स, क्योंकि हर शख्स इन तमाम चीजों के जो धागे हैं उनको अपनी नजर से देख रहा है, अपने चश्मे से देख रहा है। उसके क्या रंग उसको नजर आ रहे हैं, कहाँ उसमें उसको गांठें नजर आ रही हैं, वो ये इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, यू नो। वो मुझे नहीं मालूम कि हम लोग अपनी इस तरह की बहस में कभी इनके हल निकाल पाएंगे। हाँ, हम सवालों की तरफ इशारा जरूर कर सकते हैं। जवाब तो हर एक शख्स को अपने लिए खुद ही ढूंढने होते हैं, और वो हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होते। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो पोजीशन ऑफ जो बिलीफ है उससे बात कर रहे हैं, बट देयर आर मेनी हु डू नॉट बिलीव इन एनी सुप्रीम बॉडी, राइट? तो क्या इट मीन्स कि क्या वो मॉरल नहीं होते, उनके पास वैल्यूज नहीं होती? आर दे नॉट गुड सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड कम्युनिटी एंड कॉमिटी? क्या हम ये बात कर रहे हैं? कथन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो ये मानना है कि ये तमाम चीजें जो हमारे पास हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब दरअसल डिराइव तो हमको एक सिस्टम बनाने के लिए कर रही है ना। वो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, रिलीजन तब भी था, और वो तब हमें उन वैल्यूज और एक जिंदगी जीने का जो एक तरीका है वो बता रहा था कि भाई आइडियली आप लाइफ को ऐसे जी सकते हैं। देखिए ना, जिंदगी तो तब भी थी जब हमारे ऊपर राजे महाराजे बैठे होते थे, और तो मेरा मतलब, मगर जिंदगी चूंकि एक ढर्रे पर आई, हम आगे बढ़े, और जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है, आप इन चीजों को ग्रो करते हैं और अपने नए सिस्टम्स इवॉल्व करते हैं, जिनमें जीने के नए तरीके निकलते हैं कि भाई आप ये जो सिस्टम्स हैं ये लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। एक्चुअली इवॉल्व तो रिलीजन भी होते हैं, आइडियली होने चाहिए, है ना। क्रिश्चियनिटी ने ग्रो किया है। हम अगर फंडामेंटल्स से देखें कि प्रैक्टिसेस में, इवन जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं उनमें हमने बहुत सारी चीजों पर काम किया है और आगे बढ़े हैं उनको लेकर। तो इन तमाम चीजों को मुझे लगता है कि हमको एक रुख में देखना चाहिए कि भाई ये तमाम चीजें हमारे लिए हैं, यू नो, हम इनके लिए नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ अंडरलाइन कर दूं कि ये जाती मामला है, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आई कैन नॉट एनफोर्स इट ऑन एनीबडी एल्स, नॉर आई मीन इट दैट इट अप्लाइज टू एवरीबडी एल्स। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली ये है कि रिलीजन मेरे लिए है, या तमाम फिलॉसफी ये मेरे लिए है, मेरी लाइफ को बेहतर बनाना। थॉमस हार्डी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि यू नो, रिलीजन दुनिया में आया था इसलिए कि हम इस जमीन पर हेवन बना सके, जन्नत इस दुनिया पर बना सके। हम न जाने जन्नत कहां ढूंढने लग गए, यू नो। तो दरअसल जो पर्पस रिलीजन का या इन तमाम चीजों का है, वो तो हमें अपने आसपास की जिंदगी में अपनी अपनी जिंदगी को जन्नत बनाने का था। हम कहीं और जन्नत ढूंढ रहे हैं, कहीं और हुरे ढूंढ रहे हैं, कहीं यू नो पोस्ट लाइफ फिनोमेना में जा रहे हैं। वो लाइफ जिसके बारे में न मैं जानता हूं ना आप, न मैंने देखा है ना आपने, हम सिर्फ इमेजिनेशन पे घूम रहे हैं वहां पर। लेकिन जो हमारे सामने है, हम दरअसल उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसे हमें हर रोज जीना है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको देख रहे हैं, यू नो। तो दैट इज हाउ आई लुक एट इट। मुझे लगता है कि तमाम चीजों को दरअसल प्रैक्टिकल टर्म्स में देखना चाहिए। इवन मोरालिटी भी तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाती है जब आप बच्चों में हिस्सा बांट करते हैं कि किसके बच्चे मेरे, किसके पासपोर्ट में जाना है, किसके नहीं। तो मोरालिटी भी तो तमाम प्रैक्टिसेस, ये सब का सब देखा। आप जब आज के जमाने में शादियां होती हैं जहां चीजें पहले से तय हो जाती हैं कि यू नो, आपने आज एक शादी जैसा या निकाह जैसा बंधन आप लेकर चलते हैं कि हमने एक साथ रहना है, लेकिन अब तय क्या कर रहे होते हैं, अगर हम अलग हुए तो क्या मेरा क्या तेरा। आप पहले से ही उसमें एक नेगेटिविटी लाकर चल रहे होते हैं। तो दैट इज वेयर वी हैव अराइव्ड। हम अपनी जिंदगियों में आज यहाँ आ गए हैं जहां पर हम नेगेटिविटी को छोड़ ही नहीं पाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि यार यू नो विल मेक इट वर्क, नो वी थिंक ओके, चला तो चला, नहीं चला तो यहाँ तक चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक।
तो ये है, आई मीन। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़े से रेफरेंसेस देना चाहूंगी जो कभी हमने अपनी while we studied them during our educational pursuit. प्रोमेथियस ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। अच्छा, प्रोमेथियस के ऊपर पोएम पढ़ी लिखी गई हैं, पर्सी ने भी, वो शैले ने भी पोएम लिखी उसके ऊपर। उसके अलावा एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में भी आपको उनके ऊपर बहुत सारा कुछ मिलता है। इसी तरह अगर हम जी, आपके यहाँ अगर हम देखते हैं तो लॉर्ड विष्णु हैं, फिर हमारे सामने लॉर्ड कृष्णा हैं, मतलब ये सब परफेक्ट बीइंग्स हैं। इनके पास स्ट्राइव भी है, स्ट्रगल भी है। हम ये भी देखते हैं कि इन सब जो ये कैरेक्टर्स हैं, इनके सामने बड़ी मुश्किलें आई, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, लेकिन आजकल अगर हम इन सारे कैरेक्टर्स को देखें तो हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा रहना वो भी बाय चॉइस हो गया है। मेरा प्रिंसिपल अगर मेरी कन्वीनियंस को सूट कर रहा है तो मुझे क्या जरूरत है सैक्रिफाइस की, मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने आप को मोरालिटी के उस हाई पेडेस्टल पे ले जाऊं जहां मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स भी मैटर नहीं करेंगे शायद। मतलब इन द परस्यूट ऑफ अटेनिंग परफेक्शन थ्रू स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ, यानी मैं कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करूंगी। लेकिन आजकल तो इस कॉन्सेप्ट का भी जो एक प्रेमिस है वो वीक सा हो गया। डोंट यू फील लाइक दैट? हो तो गया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं कैसे कहूँ, ये बड़ा 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 बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आपने। उसमें रेफरेंसेस भी अपने से खतरनाक किस्म के दिए हैं। देखें, जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम जो राम कृष्ण की बातें आपने की या इस तरह की विष्णु की बातें की आपने, आप ये देखिएगा, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये इवॉल्विंग चीजें होती हैं। आपको अगर आप कैरेक्टर वाइज देखेंगे तो जिस किस्म का बिहेवियर राम की जिंदगी में होता है, इसके राइट अपोजिट कृष्ण की लाइफ जाती है। तो अगर आप उनकी लाइफ से कोई इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि दरअसल वो इवॉल्व हुए हैं। वो उस लाइफ से वो एक अलग टाइम पीरियड जिसको डिफाइन करते हैं वहां थे, लेकिन वो उस पीरियड से वो इवॉल्व हुए और इस पीरियड में आए जहां पर वो राम जो झूठ से दूर दूर रह रहे हैं, जो वैल्यूज कर रहे हैं अपने रिलेशन की, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे फादर ने मुझे ये कह दिया है तो मैं बस अब 14 साल बाहर जंगल में जाकर रहूंगा अपने परिवार के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, भाई के साथ में। वहीं ये आदमी आते हैं जो आपको गीता जैसी चीज की फिलॉसफी देते हैं और जो आपको कहते हैं कि नहीं, फॉर जस्टिस इवन इफ यू हैव टू किल योर ब्रदर यू शुड। जहां वो रिश्तों की जो एक मर्यादा और जो लाइनिंग थी कि नहीं यू हैव टू रेस्पेक्ट योर रिलेशंस, यहां हम कह रहे हैं कि नहीं, फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, अगर तुम्हारा सगा बाप, तुम्हारा सगा भाई ऑब्स्टिकल बन रहा है, किल हिम। तो यू नो सोसाइटी इवॉल्व्स and these people are evolving and they reflect their times in which they live. So this is what I mean. They are nothing but the reflection of society as it grows. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है और इवॉल्व हो रही है, let's not even call society. They are reflecting basically the humanity, the growth of human beings as to where they are coming from and how they are growing and where they will go. तो आप पाएंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर हमारे यहाँ की महाभारत को देखें, आप उससे बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं हमारी आज की जिंदगी में जो हम रोज बिहेव करते हैं। तो मेरे मानने ये है कि मुझे इन चीजों में मोरालिटी इनकी लगातार, और फिर अच्छा देखिए, जो मोरालिटी रामायण में या राम की थी, यहाँ मोरालिटी के मायने बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं। और यू नो मैं कैसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर मैं गीता की बात कर लेता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भगवान कृष्ण को जब वो गीता का मैसेज दे रहे हैं अर्जुन को, अपने डिसाइपल को, कि भाई यू नो अपने रिलेटिव्स को मारो बिकॉज यू आर, आई होप यू आर नॉट माइंडिंग, इट्स नॉट रिलीजन बेस्ड, इट्स फिलॉसफी। तो he refuses and when he teaches him at one point in time he is frustrated कि समझ में नहीं आ रहा है इसको, मैं जो समझा रहा हूँ, he says बात सुन, you just do what I am saying and जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको मेरे ऊपर छोड़।
There he behaves like a lord and he says, leave the consequences to me because I'm the one who is guiding the consequences. You do because this is what the greater common good is. सोसाइटी के लिए जो बेहतर है वो ये है. इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेंगे? Those consequences are mine because I am the God. You know, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यू हैव टू लुक एट द लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस, लार्जर पिक्चर. सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है और आपका जो समझ है आप उसको कैसे आगे लेकर चलना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, वो ज्यादा बड़ी पिक्चर है बजाय इसके कि आप आपकी 2 मिनट की मोरालिटी. जब एक लेडी है जिसको लेकर सारा महाभारत शुरू हो रहा है, जब वो कहती है कि मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मुझे इस शख्स का खून नहीं मिलेगा, तो वो कहते हैं न, मैं पीस करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पीस. और अगर पीस के लिए देयर इज नो प्राइस विच इज चीप, देयर इज नो प्राइस विच इज टू हाई, तो अगर तुम्हारे बाल खुले रहते हैं सारी जिंदगी, मेरी बला से खुले रहे, बट इफ दे एग्री टू माय टर्म्स एंड द पीस कम्स एंड देयर इज नो वॉर, आई विल गो फॉर दैट. आई डोंट केयर अबाउट योर हेयर. दिस इज हाउ इट गोस. सो बेसिकली दे आर मैसेजेस फॉर कॉमन सोसाइटीज जिनमें हम आज जी रहे हैं कि आपको जंग से बचना है क्योंकि आपके का जो लार्जर पिक्चर है वो सोसाइटीज को बचाना है, आवाम को बचाना है और उनको प्रिजर्व करना है. तो उसके लिए अगर किसी की ईगो नीचे होती है, थैंक यू वेरी मच, कीप इट देयर. तो ये मसले हैं. मुझे लगता है कि वो मोरालिटी और वैल्यूज की बातें करते करते हम बहुत दूर निकल गए, मगर ये है ही खेल ही ऐसा, इसीलिए जंगल ऑफ देयर. ये तो होता ही है. जब आप रेफरेंसेस के साथ बात कर रहे हो, जब आप कोई हैवी ड्यूटी किस्म की बीच में फिलॉसफी ला रहे हो. अच्छा, इंटरेस्टिंग सी बात है, हम वही पढ़ाई के दौरान वी रेड ड्रामा एडिपस रेक्स. अच्छा, एडिपस रेक्स इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द सेंस, वो माइथोलॉजिकल था या नहीं था वो मुझे अब याद नहीं रहा, बट एडिपस रेक्स जो है वो बकायदा एक सिंड्रोम का नाम दिया गया है उसको, एडिपस रेक्स सिंड्रोम, पॉइंटिंग आउट टू दिस थिंग कि वहां से इंसेस्टुअस रिलेशन स्टार्टेड. मतलब उसमें जो एडिपस की बात कर रहे हैं. अच्छा, आई गॉट इट. एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो अब देखिए कि उस वक्त तो प्रोबेबली पेगनिज्म था या व्हाटएवर बिलीफ सिस्टम था, जो भी था, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुछ चीजें इनहेरेंटली जो है ना वो आप उनसे दूर रहना चाहते हैं. यू डू नॉट वांट टू इंडल्ज इन थिंग्स जो आपको शेकी बना दे. तो द पॉइंट अगेन इज कि शुड वी ट्रेस अगेन वही वाली जो अभी हम बात कर रहे थे रिलीजियस कॉनोटेशन से, कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग कुछ चीजें मेरे ख्याल है बाय बर्थ हमारे अंदर, इट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ आवर बॉडी प्रोबेबली, कि कुछ चीजों से हम वो स्टिक करती हैं, कुछ चीजों से हम दूर रहना चाहते हैं. इज इट सो? यार मैं आई टेंड टू एग्री विद यू. देखो ना, हम कैसे कहूँ, this has no religious connotation, so let's not get into that. But your question has basically no religious connotation. We are talking about a complex, and we are talking about basically biology. देखिए ना, अगर मैं अपने यहाँ कहूँ तो हमारे यहाँ रिलेशंस में एडिपस कॉम्प्लेक्स ये मतलब नामुमकिन. मैं ये नहीं कहता होता नहीं है, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ. हमारी सोसाइटी में, हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कुछ होता है हमारे, लेट्स से हमारे रूरल सोसाइटीज में और जिसके रेफरेंसेस मैं जानता हूँ, जो दरअसल फोरफ्रंट पे नहीं आता है. यू डोंट गेट टू सी इट ऑन इन एवरीडे लाइफ, लेकिन ये होता है. सो ये एडिपस कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें, या कि बेसिकली एडिपस कॉम्प्लेक्स का ना शायद बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इंसेस्ट्रल रिलेशन से होती हैं, तो इंसेस्ट जैसी चीजें होती नहीं है, ये कहना गलत होगा. ये हमारे यहाँ होता जरूर है, लेकिन ये जो मैरिजेस वगैरह का जो इशू है ये जनरली हमारे यहाँ अवॉइड होता है. दिस मच आई कैन से. तो अगेन आप देखिए ना, उसके जो बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अलग हैं, लेकिन व्हाट इज इट दैट डिटर्स अस?
from doing that or getting into that road is fascinating because कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन फिर भी आपकी बायोलॉजी कुछ चीजों को रिजेक्ट करती है अपने आप। इट्स लाइक आपकी बॉडी कई बार चीजों को रिजेक्ट करती है। आप कुछ खा रहे होते हैं और आपका मन नहीं ये, और अगर आप उसको खाएं तो पता लगता है आपको वॉमिट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर जो ये बिलीव्स होती है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या देखकर आपको रिपल्शन होता है। कुछ लोग हैं जो मीट खाते हैं, उनके लिए स्लॉटर करना कोई मुसीबत नहीं है, मैं देख लूं तो बेहोश हो जाऊं तो मुझसे ब्लड देखा ही नहीं जाता। तो दिस इज हाउ इट इज। मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें इनबिल्ट है सिस्टम में, जो बर्थ से बनती शुरू आती है हमारे यहाँ से, जो हम जिस माहौल में जी रहे होते हैं उसमें, एंड दैट इज हाउ आई लुक एट इट। अच्छा, मैं एक और सवाल आप ही की बात से निकल के आया, एंड देन हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने आज काफी भारी भरकम बातें की है मेरा ख्याल है। ये बताइए, जिस तरह भी आपने कहा कि हम बहुत सारी चीजों पे खामोश भी हो जाते हैं, तो ये जो खामोशी है, क्या ये अगेन हिपोक्रेसी तो ये यकीनन है, लेकिन कहीं हमारी मोरालिटी पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं है कि ठीक है यार, सो फार द पर्सन इज नॉट इंटरफेयरिंग इन माय लाइफ, या ठीक है मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हिपोक्रेसी हमारी कोई अंदर की इमोरालिटी तो नहीं है? है तो मेरी निगाह में तो है भाई। आप अगर देखिए ना, आप खुद से, आप सारी दुनिया से बच सकते हैं, आप खुद से बच के कहां जाएंगे? तो आप तो देख रहे हैं ना कि ये जो हुआ है ये सही है या गलत है, मोरल है मोरल है, वो डेफिनेशन तो आपके अंदर पलती है ना भाई। अगर मैंने कहा ना, एक चोर को चोरी क्राइम तब तक नहीं लग सकता जब तक वो ये नहीं रियलाइज है कि ये गलत काम है। अगर उसको ये लगता है कि नहीं ये मेरा प्रोफेशन है और ये करना मेरा काम है जो मैं करने जा रहा हूं, तो उसको गलत कैसे लगेगा? तो इसके नजरिए तो दो हो सकते हैं ना देखने के। तो डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप कहां से खड़े होकर किस प्रिज्म से उसको देख रहे हैं। उसके लिए अगर उसकी रोजी रोटी है तो मैं तो अपनी रोजी रोटी कमाने जा रहा हूँ, बट फिर उसमें कानून आता है, सोसाइटी आती है, लॉ आता है, और जो उसको गलत साबित करता है बट व्हाट इज ही सपोज्ड टू डू? सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक ऑथर हुए थे बॉर्शेट, जर्मनी में। वो बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हुआ करते थे। तो बॉर्शेट की एक स्टोरी है जहां पर एक फौजी जो है, जिसको बचपन से ही ट्रेन एज ए फौजी ट्रेन किया गया है, और वो फौज से लौट कर रहा है वॉर खत्म करके, इंजर्ड होके। रिश्ते बदल चुके हैं, वो सालों से जंग में था, उसकी वाइफ ने या कोई और रिलेशन बना लिया है, और वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, और उस प्ले का नाम है द रसल फॉर द टूर, राइट आउटसाइड द डोर। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, सब कुछ बदल चुका है, उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अच्छा, वो बाहर निकलता है, बाहर जब निकलकर समाज में जा रहा है तो अब उसके पास नौकरी नहीं है, वो अपना एक पैर खो चुका है ना, तो किसी काम के लायक नहीं बचा है, लेकिन उसको एक ही चीज आती है, मारना। तो अगर उसको अपनी रोटी कमानी है, उसको रोटी चाहिए और रोटी की जरूरत है, और समाज में उसको कोई रोटी कमा के खिला तो नहीं देगा क्योंकि उसका कोई है ही नहीं। ऑल ही नोज इज टू किल, सो ऑल ही कैन डू इज kill people and have his meal because उसको और कुछ आया ही नहीं, उसने जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं, और जिस काम के लिए सिखाया गया है उसको, वो उसके लायक नहीं बचा है, वो जंग में जाकर लड़ नहीं सकता। तो ये इसे मैं आपसे कहा था ना शुरू में, ये जो मोरालिटी है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव इशू है। कई बार इस पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और मोरालिटी जरूरी है, जिंदगी जरूरी है। कहते हैं ना कि जब जो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल छोड़ा है कि मोरालिटी जरूरी है या जिंदगी जरूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग जनाब। अच्छा, अभी इस वक्त तो ये हुआ कि महेश जी अचानक से बात करते करते डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ये अगर महेश जी आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चले आ गए महेश जी, लेकिन ये बात अब आपके तय करने की आ गया। सॉरी, हाँ आई डोंट नो ये कैसे डिस्कनेक्ट हुआ, बट हुआ। और तो वो बस मैं अपने व्यूअर्स से यही आपके इस नुक्ते पे बात को खत्म करना, मेरे ख्याल इट्स अ गुड एंडिंग नोट
कि जिंदगी जरूरी है या मोरालिटी जरूरी है, लेकिन दैट डजंट मीन महेश जी कि जिंदगी जीने के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनको आप वीक होने दें। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रियलाइज करेंगे। मैं एक्चुअली जब वो थोड़ा सा कनेक्शन हमारा खराब हुआ, उस समय मैं एक एग्जांपल देने जा रहा था कि इमेजिन कीजिए एक कंडीशन जहां पर सर्टेन नंबर ऑफ लोग हैं किसी नाव में और सी में है, खाने को नहीं है और कोई मंजिल भी नहीं है, यू इन द मिडल ऑफ ओशियन, और जब आपको भूख लगे तो फिर कोई तो मरेगा ना। अब मोरालिटी किसकी है और कहाँ सही है और कहाँ गलत है? तो अच्छा, ये भी तो हाँ। बिल्कुल इस टॉपिक पे एक दो फिल्म्स भी देखी है मैंने जहाँ पे प्लेन क्रैश हो जाता है, फिर उनके पास खाना नहीं होता, फिर कैनिबलिज्म की तरफ वो चले जाते हैं, जाहिर है। तो ये बड़े सीरियसली मतलब बड़े इंट्रीगिंग क्वेश्चंस हैं, बड़े एनिग्मेटिक क्वेश्चंस हैं, ये ऑन गोइंग डिबेट है। बट कमिंग टू द एंड ऑफ आवर डिस्कोर्स, मेरा पॉइंट अगेन वही है। अच्छा, मेरे मुलाजिम की मोरालिटी उसको ये बताती है कि जब मैं ये प्रोग्राम करूं, उसको अपने दिन भर के काम इस वक्त मेरे सर पे ही करने होते। अभी वो खूब देगचियां बजाएगा, दरवाजे खोलेगा, खैर। हालांकि he has been like told several times, कामरान प्लीज आवाज नहीं निकालो। अच्छा, तो व्हाट वाज आई सेइंग? आई वाज सेइंग कि ये पर्सनल चॉइस भी है, लेकिन जब ये पर्सनल चॉइस आप एक्सरसाइज करते हैं, यू बिकम अ गुड पर्सन। अच्छा, गुड और बैड की भी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, बट अपेरेंटली जो गुड है, यू बिकम अ गुड पर्सन। उससे क्या होता है? यू बिकम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। You start giving respect to whatever framework is trying to govern you. तो मेरा ख्याल है ये क्वालिटी है, being a good moral being and a person who believes in values. आप क्या कहेंगे कंक्लूजन में? लंबा हो जाएगा मामला फिजा। देखिए, एक नोबेल प्राइज विनर एक ऑथर हुए हैं जर्मनी के, उनका नाम है हरमन हेसे, और उनका एक नॉवल है डेमियान जी, उनका एक नॉवल है डेमियान, जिसमें वो अपनी चाइल्डहुड डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली। और वहां वो बात करते हैं आपको मुलाजिम वाली। वो कहते हैं कि मेरे फादर मुझे एक दुनिया सिखाते थे कि सच नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और ये इस तरह की वैल्यूज। वो कहते हैं पैरेलल एक दुनिया मेरे घर में ही मौजूद थी, जो मेरे इन इन लोगों की थी, जो जैसे आपके क्या नाम कहा आपने, जिस कामरान जैसे हमारे जो लोग हैं, तो उनकी दुनिया थी जहां झूठ भी था, जहां फरेब भी था, जहां हर वो चीज जिसे मेरे फादर नेगेटिव बताते थे वो वहां हो रही थी। तो एक तरह की एक मेरे एक ही घर में जहां हमारा पूरा परिवार रह रहा था, वो हिस्सा दो हिस्सों में घर बटा हुआ था, एक जो स्याह था, एक जो सफेद था। और हमारे लिए उस स्याह वाले हिस्से में पीप करना, झांकना जो है वो मना था, कि हमें वहां नहीं झांकना है। वो कहते हैं कंक्लूजन, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे खुदा की तलाश कर रहा हूं जो सिर्फ सफेद ना हो, जिसमें ये वाला एलिमेंट स्याह का भी हो, और अगर ऐसा खुदा नहीं है तो मैं ऐसा खुदा अपने लिए बना लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही खुदा तो क्योंकि मुझे ऐसा ही खुदा चाहिए जो जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता हो, जो मेरे आसपास की जिंदगी है अगर वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो मैं उसे अपना खुदा कैसे मानूं? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलें जनाब, हमारी ये फिलोसॉफिकल बातें, हमारी हल्की फुल्की बातें सब चलती रहेंगी, क्योंकि जब तक हम हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सामने अपनी ये गुफ्तगू लाते रहें। और हमें हमेशा इस बात पे हम कन्विंस तो होते हैं, लेकिन फिर भूल भी जाते हैं कि आपको ये बता दें, ये सलाह दे दें कि अगर आपने हमारे प्रोग्राम्स को देखना है तो अग्निपथ विद महेश को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस काविश को, जिसका नाम बात से बात है, जरूर सराहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। ओके महेश जी, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।